आज का जो टॉपिक है आपका यूनिट 10 में, वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, जैसे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। आपका एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके यूनिट नंबर 10 में सिविल वाले पार्ट में आपको रिप्रेजेंट है वहां पर, कि टाइप ऑफ सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करना है आपको, सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को आपको डिफाइन करना है। तो ये यूज कहाँ होती है आप समझ चुके होंगे कि अगर सिविल का टॉपिक है तो सिविल इंजीनियरिंग के जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है वहां पर हमारा इसमें यूज होगा। या फिर आप ऐसा मान लें कि कोई सा भी आपका स्ट्रक्चर हो, उसका बेस जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, जनरली सॉइल ही रहता है। आप चाहे मकान बनाएं, रोड बनाएं, डैम बनाएं, या कोई से भी बंकर साइलो जो भी आप बनाएं, या ओवरहेड टैंक वगैरह कुछ भी डिजाइन करें, सभी का बेस क्या रहेगा, हमारा सॉइल रहेगा। तो सॉइल हमारा बेस रह रहा है, तो हमें क्या चाहिए, उसकी कैपेसिटी निकालना है, को कितना लोड बियर आउट कर सकता है। नहीं तो बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जैसे कि आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स कितना रजिस्ट कर लेगी, या तो इस पर फेल हो जाएगी, इस फोर्स के ऊपर ये बॉडी फेल हो जाएगी, या फिर क्या करेगा, इसको रजिस्ट कर लेगा। क्लियर है। उसी तरीके से आप अगर देखें कि अगर आपने किसी पोर्शंस के ऊपर, अगर आपने किसी पोर्शंस पर या किसी प्लेटफॉर्म पर किसी बॉडी का वेट रख रखा है, तो इस बॉडी का वजन जो है वो इस प्लेट के ऊपर जा रहा है या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है। जो प्लेटफॉर्म है इसके वजन को क्या कर रहा होगा, रजिस्ट कर रहा है। यहां पर हम बोलेंगे वो बियर कर रहा है। क्लियर है। जैसे आपने 10 किलो वजन उठा रखा है, तो आप वो 10 किलोग्राम का जो भार है ना, वो अपनी बॉडी के ऊपर बियर कर रहे हो। बियर कर रहे हैं मतलब उसको आप रजिस्ट कर रहे हो। क्लियर है। अब उस 10 किलो को आप बढ़ाकर 100 किलो 200 किलो कर दे, फिर आप क्या हो जाओगे, उसमें फेल हो जाओगे। मतलब आप क्या बोलोगे कि आपकी बियरिंग कैपेसिटी नहीं है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या कहलाएगी, कि आप मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकते हो बिना फेल्योर के, मतलब बिना गिरे, बिना कुछ डैमेज हुए आप कितना लोड रजिस्ट कर सकते हो। तो उसी तरीके से अगर हम सॉइल की बात करें, तो सॉइल हमारा कितना मैक्सिमम लोड बिना फेल्योर या विदाउट फेल्योर हमारा रजिस्ट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। बड़ी छोटी सी टर्म्स हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां जहां पर सिविल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन वाली टर्म्स आएगी, तब तब इसकी बार बार इसको हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फाउंडेशन देखना पड़ेगा। फाउंडेशन देखना पड़ेगा मतलब कि फाउंडेशंस का जो लोड आएगा उस सॉइल के ऊपर जाएगा और सॉइल उस लोड को बियर करेगी। क्लियर है। एक होता है रजिस्टिंग स्ट्रेसेस। रजिस्टिंग स्ट्रेसेस होते हैं जो डायरेक्ट किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे कि आपने कोई ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओ, तो डायरेक्टली इसके ऊपर फोर्स आ रहा है। तो जब आपने पी फोर्स लगाया तो पी फोर्स को क्या कर रही होगी, बॉडी रजिस्ट कर रही होगी, या फिर इसमें फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी मतलब क्या हो सकता है कि ये इस तरीके से इतनी स्ट्रेच हो जाए मान लो, या क्रैक हो जाए, ये बोलेंगे कि इसमें डिफॉर्मेशन आ चुका है। और दूसरा अगर ये रेजिस्टेंस ऑफर करे। और एक बॉडी इस तरीके से हो सकती है कि आपका ये कोई सॉलिड प्लेटफॉर्म है, और यहां पर आपने कोई लोड रख रखा है। सेम वो ऐसा ही है कि जब आपकी ट्रक है, जैसे वो ट्रक कहां पर जा रहा है, रोड के ऊपर। तो रोड के ऊपर जब वो जैसे जा रहा है या खड़ा है, तो रोड का जो ट्रक का वेट है वो रोड के ऊपर जा रहा होगा। रोड से कहां पर जा रहा है, वो सॉइल के ऊपर। इसी तरीके से आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आपकी घर की बिल्डिंग खड़ी है, तो किसके ऊपर खड़ी है, आप सॉइल के ऊपर। तो उस पूरी बिल्डिंग का जो वेट है वो कहां जा रहा है, उस सॉइल के ऊपर। तो सॉइल क्या कर रही है, उस लोड को बियर कर रही है। अगर उस बिल्डिंग को आप पानी के ऊपर रख दो तो क्या हो जाएगा, नीचे चली जाएगी, क्योंकि वाटर की बियरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। अगर इतनी होगी तो आपकी बॉडी नीचे नहीं जाएगी। यहीं पर हमें बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको फाउंडेशन। तो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको कि फाउंडेशन क्या होता है। टू नो द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल,
वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसको समझना होगा। फाउंडेशन और फुटिंग टर्म्स। तो फाउंडेशंस क्या होता है? इट इज द दो टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चरल वे में। कैसे होते हैं? एक होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है, जो बिल्डिंग में आपको प्लिंथ लेवल के ऊपर या जब आप रोड पे खड़े हो जाए आपको बिल्डिंग का जितना पार्ट दिखना है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर। और एक पार्ट होता है जो जमीन के नीचे है, उसको हम बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। वो ऐसा ही है जैसे कि आपका जो पेड़ दिख रहा है, तो पेड़ का जो स्टेम है, जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स वगैरह हैं, वो सभी आपको जो विजिबल हो रहे हैं वो उसका सुपर स्ट्रक्चर है। और जो उसका मेन बेस है, पेड़ किसके कारण टिका हुआ है? उसकी जो नीचे जमीन के नीचे जो रूट्स हैं उसके कारण वो टिका हुआ है, या बॉटम स्टेम भी बोल सकते हो, उनके कारण टिका हुआ है। वो उसका मेन बेस पार्ट है, उसके कारण वो टिका हुआ है। वैसे ही क्या आप बोलते हैं कि मकान अच्छा बना है, मकान अच्छा दिख रहा है, तो सुपर स्ट्रक्चर आपको अच्छा दिख रहा है, बट उसकी जो पूरी जो बेस है या उसका जो टिकाऊपन है या जो उसकी स्टेबिलिटी है वो किसके कारण आ रही है? उस फुटिंग के कारण। तो मेन पार्ट या स्ट्रक्चरल वे में देखें तो हमारा मेन पार्ट होता है फाउंडेशन, और अगर डिजाइनिंग वे में देखें और एस्थेटिक पर्पज से देखें, अपीयरेंस के हिसाब से देखें, तो आपका सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन is the part of substructure and its whole load of structure, whole load of structure transfer to the soil। कैसा भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर टू दी soil। फाउंडेशंस की बात करें अगर हम, तो इट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फाउंडेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, जैसे आप अपने मकान बनते हुए देखे होंगे, आपने मकान या कोई ब्रिज वगैरह बनते हुए देखे तो दो तरीके के फाउंडेशन देखते हैं आप। किस तरीके से? एक तो थोड़े से ऊपर ऊपर रहते हैं, जैसे आपका मकान बने तो ज्यादा डेप्थ तक नहीं रहते हैं, 1 आध मीटर तक मुश्किल से, 2 मीटर 3 मीटर तक, 2 मीटर तक भी हो सकता है हमारा फाउंडेशन। एक आपने ब्रिज बनते हुए देखे होंगे, कुएं जैसे आप देखते हो कि बहुत गहराई तक 10 फीट 15 फीट तक हमारे क्या हो सकती है? फुटिंग हो सकती है। तो लार्ज डेप्थ तक जो फाउंडेशन हो उसको हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन, और जो नॉर्मल डेप्थ तक हो या शेलो डेप्थ तक हो उसको हम बोलते हैं शेलो फाउंडेशन। शेलो का मतलब होता है स्मॉल। इस तरीके से आप डिफाइन करें तो हमारे फाउंडेशन दो प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पर। एक हो जाएगा हमारा शेलो फाउंडेशन और दूसरा हो जाएगा हमारा डीप फाउंडेशन। और किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ फुटिंग, मतलब कितने लेवल के बाद उसकी फुटिंग आ रही है। फुटिंग मतलब उसका बेस। दोनों प्रकार के देख रखे हैं आपने। एक हो जाता है हमारा शेलो फाउंडेशन और एक हो जाते हैं हमारे डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशंस और शेलो फाउंडेशंस में डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस रहेगा इसके अंदर? तो आप बताएंगे कि शेलो फाउंडेशन एट स्मॉल डेप्थ, एट दी स्मॉल डेप्थ, ये क्या रहेंगे गाइस? हमारे एक स्मॉल डेप्थ तक ये रहेंगे। एक स्मॉल डेप्थ पर
जो डेप्थ ऑफ फुटिंग रहे उसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन हमारा। और किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे कि अगर उसकी जो विड्थ ऑफ फुटिंग है, जो विड्थ ऑफ फुटिंग जिसकी विड्थ ऑफ फुटिंग है ग्राउंड लेवल से नीचे, ये कहलाती है विड्थ ऑफ फुटिंग, और ये कहलाती है डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये है आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन। तो आप क्या बोलेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा कि अगर बेस से भी डेप्थ ऑफ फुटिंग हमारी कम रहे तब हमारा शेलो फाउंडेशन रहेगा, और अगर उसकी डेप्थ ऑफ फुटिंग बहुत ज्यादा रहे उसकी विड्थ ऑफ फुटिंग से, तो फिर हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा डीप फाउंडेशन कहलाएगा। जैसे कि आपने पाइल फाउंडेशन नाम सुना हो, वेल फाउंडेशन, कैसन फाउंडेशन, या जैसे ट्यूब जैसे बड़े से फाउंडेशन रहते हैं उसको हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन। और आपके जो मकानों में या घर में जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं शेलो फाउंडेशन। क्लियर है? इसी के नीचे जो सॉइल रहेगी उसकी बियरिंग कैपेसिटी आप यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो एट स्मॉल डेप्थ ऑफ फुटिंग, ये मेन टर्म्स लिख दिए मैंने, क्लियर है? कि एट स्मॉल डेप्थ ऑफ फुटिंग इज कॉल्ड योर शेलो फाउंडेशन। और दूसरा इसके अंदर लिखे तो क्या लिखेंगे, दैट इज डेप्थ ऑफ फुटिंग वेरी लेस देन टू विड्थ ऑफ फुटिंग। और यहां पर क्या बोलेंगे हम, एट लार्जर डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से एक लार्जर डेप्थ पर रहेगा, दैट इज, क्या लिखेंगे हम, दैट इज किस तरीके से कि डेप्थ ऑफ फुटिंग ग्रेटर देन रहे विड्थ ऑफ फुटिंग से। अगर आप यहां पर इसका एक सिंबल बनाएं, और ये ग्राउंड लेवल है आपका, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या डेप्थ ऑफ फुटिंग कहलाती है। और अगर इसमें बात करें एक लार्जर डेप्थ पर हो हमारा, जरूरी नहीं इसी वे में होगा, वो थोड़ा सा आपका पाइल के वे में होता है। ये आपको सिर्फ समझाने के पर्पस के हिसाब से मैंने इस तरीके से बना दिया है। तो ये हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग और ये विड्थ ऑफ फुटिंग हो जाएगा। ग्राउंड लेवल इस तरीके से आप बता सकते हो किस तरीके से आपने ये फुटिंग को डिफाइन कर रखा है। तो बात करें अगर हम शेलो फाउंडेशंस में, तो टाइप ऑफ शेलो फाउंडेशन जनरली हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में प्रोवाइड करते हैं, और डीप फाउंडेशंस की बात करें तो हम प्रोवाइड करते हैं हमारे लार्ज स्ट्रक्चर्स या हैवी लोड कैरिंग स्ट्रक्चर्स लाइक दैट ब्रिज,
ब्रिज के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आता है हमारा, तो ब्रिज फाउंडेशन हुआ, डैम फाउंडेशन हुआ, वाटर स्टोरिंग टैंक फाउंडेशन हुआ, तो वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं हमारे लार्ज डैम्स, लार्ज डेप्थ फुटिंग्स, जिसको हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन। तो आप अगर क्लासिफाई करें अगर इसको, शेलो फाउंडेशन, तो शेलो फाउंडेशंस में क्लासिफाई करें अगर आप क्लास में, तो पहला जैसे हमारा स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रीप फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग। आप ये बोलेंगे आपकी नाम तो सुना ही नहीं हमने, अब आप बोलोगे कि ये तो रोज देख रहे हो आप। ये स्प्रेड फुटिंग मतलब ये इस तरीके से है, ये जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे स्प्रेड फुटिंग। मतलब एक कॉलम की फुटिंग हो तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। आपके घर में जो कॉलम होते हैं उन सिंगल कॉलम की जो फुटिंग होती है उनको हम बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग। और आपके घर में जब पुराने मकान मतलब जब पहले कंस्ट्रक्शन होता था, आजकल सपोर्टिंग वॉल बनती है, सॉरी पार्टीशन वॉल बनती है, सपोर्टिंग वॉल नहीं बनती। अगर हमारी वॉल भी क्या कर रही हो, लोड को कैरी कर रही हो, क्लियर है, तो हम क्या बनाते हैं पूरे फुटिंग में या जमीन के ऊपर पूरे में हम क्या कर देते हैं, वहां पर फाउंडेशन लगा देते हैं। मतलब वॉल के ऊपर भी हमारा क्या रहता है, ये जो ब्रिक वॉल वगैरह रहे, ये वॉल भी हमारी किस पर रहे, फुटिंग के ऊपर रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिप फुटिंग है, पूरी स्ट्रिप कंसीडर कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रिप फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग मतलब दो कॉलम या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा कॉलम की एक ही कंबाइंड फुटिंग हो। सिर्फ आस पास में मान लो दो कॉलम आ रहे हैं, पास पास में गाइस हमारे कितने कॉलम आ रहे हैं, टू कॉलम्स आ रहे हैं। आपने क्या कर दिया, इन दोनों कॉलम के लिए एक ही साथ में फुटिंग प्रोवाइड कर दिया, तो ये कहलाएगी कंबाइंड फुटिंग। क्लियर है, तो वॉल फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, सिंगल कॉलम फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग, और टू या ज्यादा कॉलम हो साथ में पास पास में आ रहे हो तो उसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे कंबाइंड फुटिंग। और भी होती है ग्रिलेज फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन। अगर आप यहां पर देखें, ये स्प्रेड या आइसोलेटेड फुटिंग आपको यहां पर दिख रही है। ये पाइल फाउंडेशन वगैरह आ चुके हैं आपके। सिंगल कॉलम स्प्रेड फुटिंग, तो ये हमारा किसमें हो जाएगा, स्प्रेड फुटिंग। इसी तरीके से स्प्रेड फुटिंग भी आ जाती है हमारी।
तो ये स्ट्रिप फुटिंग या फिर हमारा वॉल फुटिंग कहलाएगा। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? ओके ये आप समझने के हिसाब से इसको स्प्रेड फुटिंग में प्लेस कर देंगे। स्ट्रिप फुटिंग का और बात करें अगर हम कंबाइंड फुटिंग की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर साथ में हो जाए, दोनों का मतलब एक साथ दो कॉलम, दोनों तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी आप इस तरीके से ट्रेपेजोइडल में भी, कभी हमारी रेक्टेंगुलर में आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक, कंबाइंड फुटिंग में इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन यहां पर हो जाएगा। Sometimes is called as wall footing, इसको हम वॉल फुटिंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप सिंगल कॉलम फुटिंग और इसको आप 2 और मोर कॉलम इज वन कॉमन फुटिंग, तब भी हमारा यह वॉल कंबाइंड फुटिंग कहलाएगा। राफ्ट फाउंडेशन, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा फाउंडेशन है। राफ्ट या इसको हम कभी कभी मेट भी बोलते हैं। मेट वही वाली है जो आप घर में अपने चटाई यूज करते हो, घर में चटाई यूज करते हो ना, तो चटाई क्या काम करती है, पूरी टाइल को या पूरी फ्लोर को हमारे कवर कर लेता है। मेट का काम क्या है, या राफ्ट का मतलब भी वही होता है कि पूरी नेट या फिर मेट की पूरी चटाई आपकी हॉल को या उस रूम को कवर अप कर लेगी। यहाँ पर मेट का भी या राफ्ट फाउंडेशन का मतलब यह है कि अगर आपकी जो जमीन के नीचे की जो सॉइल है, जहां पर आप फाउंडेशन बनाने वाले हैं, अगर वह सॉइल थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, क्या पड़ रही है, कमजोर, या उसकी बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम आ रही है, हम क्या करेंगे, पूरी सॉइल के ऊपर हम क्या कर देंगे, पीसीसी वर्क, एंड देन उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना देंगे, नंबर ऑफ फुटिंग वहां पर कवर अप कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तो पूरी की पूरी एक हमारी प्लेट जैसा काम करेगा वो। या फिर ऐसा कब होता है कि जब हमारे पूरा मकान में नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जो हो, या नंबर ऑफ कॉलम एरिया, नंबर ऑफ कॉलम का जो एरिया है
वो पूरे प्लॉट के 50% एरिया से ज्यादा है। जैसे आपके मकान का एरिया मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1000 स्क्वायर फीट का आधा कितना हुआ, 500 स्क्वायर फीट है। तो अगर आप कॉलम बना रहे हैं और वहां पर कॉलम की जो फुटिंग का एरिया निकालें, इसलिए फुटिंग ये है कॉलम का एरिया और ये कॉलम की फुटिंग का एरिया कहलाएगा। तो इन तरीके से आप जब डिजाइन में देखकर सभी कॉलम का फुटिंग एरिया निकालें और वो फुटिंग एरिया मान लो 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा आ रहा है, तब भी वहां पर आपकी आईएस कोड या इंडियन स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइंस क्या बोलती हैं कि वहां पर आपको प्रीफर करना है कौन सा फाउंडेशन, मेट या राफ्ट, क्योंकि हमारी सॉइल फिर वहां पर वीक हो जाएगी अगर आप इंडिविजुअल प्रोवाइड करेंगे तब। तो इसी के लिए हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हमारी कौन सी, एक राफ्ट फाउंडेशन। क्लियर, ये जैसे दिख रहा है ये हमारा राफ्ट फाउंडेशन से लिखा होगा और साथ साथ दे रखा है, इसलिए इसको आप बोल रहे हैं कंबाइंड फुटिंग। क्लियर है, बट इसी को जैसे जाल जैसा दिखे ना ये, तो फिर हमारा कंबाइंड में हो जाएगा, उसमें राफ्ट में हो जाएगा। देखते हैं अभी, देख लिया। तो ये भी आप साइड में यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, कंबाइंड फुटिंग की बात, सॉरी आपके कौन सा राफ्ट फाउंडेशंस की बात करें हम, तो राफ्ट या मेट फाउंडेशंस ये जाले जैसा दिख रहा है आपको, ये मतलब नंबर ऑफ कंबाइंड फुटिंग आपकी एक साथ हो तो इसको हम बोलेंगे मेट या फिर राफ्ट फाउंडेशंस। क्लियर है, ये हमारा कहां पर उपयोग होगा, जहां पर अगर हमारा एरिया बहुत ज्यादा हो रहा हो, मतलब फुटिंग का एरिया, कॉलम का एरिया हमारा जो डिजाइनिंग एरिया है या जिस पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है उस एरिया से बहुत ज्यादा बन रहा होगा। तो ये हमारा मेट या फिर राफ्ट फाउंडेशंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा गाइस, आपका मेट या फिर राफ्ट फाउंडेशन। इस तरीके से जाली के फॉर्म में, मतलब आप क्या लिख लोगे इस पॉइंट्स के अंदर, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में कंसिडर करें, क्या लिख लेंगे, इट्स प्रोवाइडेड, जो पूरी टर्म्स नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोवाइडेड व्हेन ऑल फुटिंग एरिया, ऑल फुटिंग एरिया ऐसा लिख लें। अब ग्रेटर देन, ऑल फुटिंग एरिया ग्रेटर देन 50% ऑफ बिल्डिंग और प्लॉट एरिया, ये कंडीशन है। ओके, दूसरी कंडीशंस क्या है, व्हेन सॉइल वाज वीक, व्हेन soil below the footing, when soil bearing capacity is weak, तब भी हम इसका प्रोविजन रखेंगे कि आप वहां पर राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करोगे। कौन सा प्रोवाइड करोगे आप, राफ्ट या फिर
मेट फाउंडेशन। एक होता है आपका ग्रिलेज फाउंडेशन। कौन सा होता है हमारा? ग्रिलेज, जो स्टील शीट वगैरह के फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए। ग्रिलेज फाउंडेशन से स्टील शीट वगैरह स्टील पाइल्स के फॉर्म में, जिससे दिख रहा है आपको यहाँ पर, अगर इसका साइड व्यू या स्ट्रक्चरल वे में देखें, स्टील शीट्स मतलब स्टील के आई गर्डर्स वगैरह होते हैं, जैसे ये गर्डर दिख रहा है, ये गर्डर दिख रहा है कि हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन कहलाएगा। स्टील के जो गर्डर होते हैं ना, उसके ऊपर आप फिर कास्ट कर दो और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने उसका उपयोग किया होगा। और आप 2D व्यू में देखें इस तरीके से आपकी स्टील गर्डर होगी, तो उसको हम बोलेंगे स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन। और ज्यादा स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। टिम्बर, पहले जैसे ग्रिलेज स्टील की जगह आप टिम्बर भी यूज करते, टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन, और एक हमारा स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन है। क्लियर है? ये आपने शेल ऑफ फाउंडेशंस के जो टाइप और बेसिक बेसिक टर्म्स देख लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको इस किस कौन सा बारे में बचा हमारा? डीप फाउंडेशन। तो डीप के बारे में बता देते हैं। डीप फाउंडेशन जनरली यूज्ड इट्स generally used where? Used at where? At the shallow depth, at the shallow depth, bearing capacity, bearing capacity of soil at the shallow depth, bearing capacity of soil was very poor or less to required। जितनी आपको रिक्वायर्ड है उससे आपको कम मिल रही है। देन provided deep foundation। वहां पर हम क्या प्रोवाइड करेंगे हम गाइस? डीप फाउंडेशन। जनरली डीप फाउंडेशंस प्रोवाइडेड इन हैवी स्ट्रक्चर्स लाइक दैट ब्रिज फाउंडेशंस, जिसको फुटिंग बोलेंगे हम, पियरिंग फुटिंग, या पियर उसके जो ब्रिज के जो कॉलम होते हैं उसको हम बोलते हैं पियर्स। तो ब्रिज फुटिंग, ओवरहेड या अंडर वाटर ग्राउंड टैंक, उनकी फुटिंग्स पर, या आपका डेम, इनकी फुटिंग में हम प्रोवाइड करेंगे हमारे कौन से? डीप फाउंडेशन। तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? It's generally used at where the shallow or depth bearing capacity of soil was very poor or less than to required. Then provided deep foundations. Generally, deep foundations provided generally deep foundations provided या constructed to carry and transfer heavy structural load like that
like the deep foundation, constructed for carrying, ऐसा लिख लेंगे, ब्रिज लॉर्ड, डेम लॉर्ड या डेम फाउंडेशन, और हो जाएगा हमारा वाटर टैंक या बंकर एंड साइलोज, एटसेट्रा, वहां पर हम प्रोवाइड करेंगे जनरली हमारा एज अ डीप फाउंडेशन। टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन की बात करें अगर हम, डीप फाउंडेशन की बात करें आप तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाता है हमारा पाइल फाउंडेशन, छोटे छोटे से कॉलम बना दिए आपने पॉइंट जैसे, क्लियर है। आप अगर अभी इंदौर में देखें नंबर ऑफ फ्लाईओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, तो जहां जहां पर सॉइल वीक आ रही है वहां पर हम कास्ट कर रहे हैं कौन से हमारे पाइल फाउंडेशन, क्लियर है। पाइल फाउंडेशन मतलब लार्ज डेप्थ पर स्मॉल डाया की, लार्ज डेप्थ पर स्मॉल डाया की पाइप, क्लियर। जैसे आपने पाइप देखे होंगे, ड्रेनेज लाइन के पाइप देखे होंगे, ऐसे ही पाइप जैसे हम स्ट्रक्चर्स काउंट करते हैं जिनका क्या होता है डायामीटर, यानी कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन या विड्थ ऑफ फुटिंग स्मॉल रहती है एज कंपेयर टू लेंथ। तो वहां पर हमारा जैसे डीप फाउंडेशन हो रहा है वो पाइल फाउंडेशन, या फिर इसको हम वेल फाउंडेशन या केसन फाउंडेशन भी बोलते हैं। एक होता है वेल फाउंडेशन, तो एक होता है वेल फाउंडेशन, एक होता है हमारा पाइल फाउंडेशन। तो अगर हम यहां पर देखें तो इस तरीके से आपको यह पाइल्स दिख रही है, ये भी आपको पाइल दिख रही है। तो पाइल हमारी, हाँ ये भी ध्यान रखें हम सिंगल फाइल प्रोवाइड नहीं करते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप फाइल में प्रोवाइड करते हैं। कम से कम आपको 3 चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, क्लियर है। जैसे आप इस मार्कर के ऊपर अकेले आप खड़े नहीं रह सकते हो, बट ऐसे ऐसे 3 मार्कर आप अरेंज कर दें ट्रेंगुलर वे में, आप उसके ऊपर इजीली खड़े रह सकते हैं। तो वो हमारा पाइल फाउंडेशन जैसे दिख रहा है। ये इसके क्लासिफिक फाउंडेशंस में साइज वगैरह दे रखी है, ये आपको जरूरी नहीं है। और प्रैक्टिकल में देखें आप, इस तरीके से आपको ये शीट्स दिख रही होगी। ये ग्रुप ऑफ फाइल हैं, ये ग्रुप ऑफ फाइल दिख रही है, ज्यादा आपको कंस्ट्रक्टेड दिख रही है थोड़ी सी ब्रॉड वे में। और ये होता है वेल या केसन टाइप का। वेल मतलब कुआं नहीं खोदना है, बट जैसे वेल का मतलब क्या है कि आप वहां पर होल करेंगे, होल के अंदर आप पाइप डाल सकते हैं और उस पाइप के अंदर आप रेत भर दें जैसे, या कुछ मटेरियल इस तरीके से भर दें, तो वो वहां पर उसके ऊपर फिर प्लेट रख दें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो बेस या जो खराब सोइल थी
खराब सॉइल मतलब जिसकी बियरिंग कैपेसिटी कम थी, उसको आपने बढ़ा दिया, और वो जो शीट क्या करेगी, उस रेत को या ऐसे मटेरियल को फैलने नहीं देगी। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ट्यूबवेल देखा है आपने, तो ट्यूबवेल मान लीजिए कि खराब हो गया है, बंद हो गया, खराब हो गया मतलब उसके अंदर पानी नहीं है, तब उसके अंदर आपने वो जो शीट लगा रखी है ना, केसिंग बोलते हैं जिसको हम, नहीं इसी कारण इसको केसन फाउंडेशन भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको हम? केशन फाउंडेशन भी बोलते हैं, केसिंग बोलते हैं। केसिंग का मतलब होता है कवर। आप अपने घर में जैसे कवर में है, तो शेल्टर भी कवर है आपका, केसिंग कहलाएगा। ये बोतल के अंदर पानी है, तो उस पानी के लिए केसिंग का काम कर रहा है, बोतल का कवर। तो केसिंग मतलब आप समझ चुके होंगे। तो जो आपके ट्यूबवेल में केसिंग लगाते हो आप, जैसे तो ट्यूबवेल आपका बंद हो चुका है, तो वहां पर आप उसके अंदर जैसे रेत भर दो, तो सॉरी, जो ट्यूबवेल है हमारा, वो क्या हो जाएगा, पूरा पेक हो जाएगा। उसके ऊपर आसपास जैसे 2-3 आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दो, और उसके ऊपर आप फुटिंग रख दो, तो वो हमारा वेल फाउंडेशन कहलाए। तो वेल और पाइल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें थोड़ा सा लार्ज डाया का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसा आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। और कुछ अगर अच्छा डायग्राम मिल जाए, ये आपको जैसे वेल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर ये कुछ मटेरियल फिल अप कर देंगे। ये भी आपका वेल फाउंडेशन होते हुए आ रहा है। जरूरी नहीं कि पानी के अंदर रहेगा, ओके, ये ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि पानी के अंदर, ये नॉर्मल ग्राउंड पर भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहां पर सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो। क्लियर है? आप जैसे बोले कि चट्टानों के ऊपर आप ब्रिज बना रहे हैं, और वहां पर आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी शेलो फाउंडेशन से बहुत ज्यादा आती है। आप नॉर्मल मकान में इसलिए नहीं बना पाते, अदरवाइज स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा रहती है इसमें। तो स्ट्रेंथ तो रहेगी, बट आपको इसमें क्या नहीं मिलेगा हमें, ये इस तरीके से वेल फाउंडेशन आएगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन आपने बता दिया है। फाइल में अगर कुछ अच्छा सा एक बार, ये पाइल फुटिंग में पूरा आपका इसको केप वगैरह इसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये हमारा फाउंडेशंस में कुछ कंस्ट्रक्शंस मटेरियल में वे में आपने देखा है कि किस तरीके से आपका फाउंडेशंस यहाँ पर आता है। अब इन्हीं फाउंडेशंस को सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन करना है आपको। क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन की नंबर ऑफ चॉइस हो चुकी है आपके पास। अब क्या हो सकती है? नंबर ऑफ चॉइस कि आप शेलो प्रीफर करें या डीप प्रीफर करें। किसके हिसाब से देख लेंगे कि अगर वहां पर स्मॉल डेप्थ पर आपको अच्छी बियरिंग कैपेसिटी मिल रही है, तब तो फिर आप शेलो प्रोवाइड कर देंगे, और अगर आपको स्मॉल डेप्थ पर अच्छी सॉइल नहीं मिल रही है, तो फिर वहां पर आप डीप फाउंडेशन। तो अच्छी सॉइल मतलब अपर की सॉइल की आप स्ट्रेंथ देखेंगे, और रिक्वायर्ड से आपकी उतनी फुलफिल हो रही है बियरिंग कैपेसिटी या नहीं। फिर आप इनमें से कौन सा चूज करें, ये भी हम किस तरीके से बताएंगे कि आपका कौन सा फाउंडेशन वर्क आना है, कि कौन से तरीके से आप वॉल फुटिंग देना चाहते हो, या फिर कॉलम फुटिंग पर ही आप काम चला लोगे। कॉलम फुटिंग मतलब कॉलम ही आपका बेस रहेगा, वॉल तो सिर्फ हमारा ऐसा पार्टीशन वॉल जैसा काम करेगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आती हैं, वो बोलते हैं हम कि बियरिंग कैपेसिटी की हमें हर जगह या हर टर्म्स पर जरूरत पड़ती है।
तो आप क्या लिखेंगे? अच्छा, जनरल requirements, general requirements of the foundation. General requirements of the foundation must be safe for satisfactory performance of for satisfactory performance of foundations, we have must to satisfy for satisfactory performance of foundations must be satisfied must be फाउंडेशन, ऐसा लिख लेना। फाउंडेशन must be safe against the shear failure। shear failure मतलब कट नहीं जाए, मतलब या तो साइड न कर जाए, या ऐसा कि ऐसा जमीन के अंदर धस न जाए, उसको बोलते हैं पंचिंग फेलियर। क्या बोलते हैं गाइस हम उसको? पंचिंग फेलियर। नीचे के नीचे हमारा डैम नहीं खिसक जाए, सॉरी आपका फाउंडेशन ना खिसक जाए। तो अगेंस्ट दी shear failure एंड सेटलमेंट, ऐसा नहीं कि सोइल दब जाए, अगर फाउंडेशन धस नहीं रहा है तो ऐसा ना हो कि हमारी जो सोइल है वो भी थोड़ी सी क्या होने लग जाए, सेटल होने लग जाए, डिफॉर्म हो जाने लग जाए। तो सेफ अगेंस्ट द शियर फेल्योर एंड सेटलमेंट ऑफ सोइल। इसके अगेंस्ट हमारा क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। एंड टू नो दी सेफ्टी ऑफ फाउंडेशन ऑन अबाउ द सॉइल, we have to required we have to required and understand the soil bearing capacity, soil bearing capacity, and bearing capacity of soil is more than the, या bearing capacity of soil यानी कि shear strength of the soil more than the load of column या load of structure, then soil or structure are safe when bearing capacity of soil क्या रहे? when bearing capacity of soil, that is strength of soil more than the
structural load, then structure was safe. अब यहां से हमारी कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस होने के लिए आएगी, जैसे कि आप बताएं यहां पर क्या बताएंगे आपकी ग्रॉस प्रेशर ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ सॉइल, ग्रोस प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ सॉइल। तो आप बताएंगे कि ये किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर है। आप इसको 3D में भी बना सकते हैं। तो जैसे हमारा ग्राउंड लेवल है, यहां पर आपका स्ट्रक्चरल लोड आ रहा है। क्या आ रहा है गाइस, हमारा स्ट्रक्चरल लोड आ रहा है। इसी को हम कॉलम लोड भी बोल सकते हैं। जो स्ट्रक्चरल लोड आ रहा है उसको आपने बोल दिया कि डब्ल्यू है। जैसे तो आप देखें, अगर यहां पर ग्रोस प्रेशर इंटेंसिटी निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे आप। यहां पर ये फुटिंग दिख रही है, इस फुटिंग का ये एरिया मान लें तो एरिया किस तरीके से निकालेंगे हम। ये भी इसका एरिया बन गया और ये डेप्थ ऑफ फुटिंग है। जैसे क्लियर है। आप अगर यहां से प्रेशर निकालें, प्रेशर ऑन द बेस ऑफ फुटिंग, प्रेशर ऑन द बेस ऑफ फुटिंग अगर निकालें
तो किस तरीके से निकालेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो आप लिख रहे हो कि ग्रोस प्रेशर ऑन द फुटिंग, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है QG से, जैसे तो आप ये बोल रहे हो कि ग्रोस प्रेशर ग्रोस प्रेशर QG की बात करें तो लोड यहां पर आपके पास में कितना हो जाएगा? W। वेट या स्ट्रक्चरल लोड ऐसा लिख लेंगे हम, क्योंकि वेट ऑफ स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चरल लोड मतलब उसके ऊपर आप खड़े हो सभी का वजन मिलकर। तो स्ट्रक्चरल लोड प्लस स्ट्रक्चरल लोड, और इसके बीच में यहां पर क्या भरी हुई होगी? हमारी सॉइल फिल होगी। तो आपका क्या हो जाएगा? फिलिंग लोड, फिलिंग वेट, हॉल अपॉन क्या कर दोगे आप? एरिया। ये आपने यहां पर क्या बोल दिया है? इसका आप अगर साइड व्यू देखें, जैसे स्ट्रक्चर है, आप ये बता रहे हो कि यहां पर क्या फिल कर रखी होगी आपने? सॉइल फिल कर रखी होगी। क्या फिल कर रखी होगी? सॉइल फिल्ड कर रखी होगी। और ये आपको इस सॉइल का यहां पर वेट एक्सर्ट कर रहा होगा। क्लियर है? तो ग्रोस प्रेशर निकालें यहां पर। तो स्ट्रक्चरल लोड कितना आ रहा है? W। स्ट्रक्चरल लोड कितना आ रहा है आपके पास में? W प्लस फिलिंग वेट। फिलिंग वेट कितना हो जाएगा? यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू वॉल्यूम।
फिलिंग, इसको हमने क्या नाम दिया है, सॉइल फिलिंग, सॉइल फिलिंग। तो वॉल्यूम ऑफ फिलिंग हो जाएगा, और हॉल अपॉन में क्या लिख देंगे आप, एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू बी। यहां से आप अगर ग्रोस प्रेशर निकालें तो ग्रोस प्रेशर कितना निकलेगा आपका यहां पर, तो आप यहां पर अगर ग्रोस प्रेशर निकालें ना गाइस, तो W अपॉन बी स्क्वेयर प्लस गामा यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और वॉल्यूम ऑफ फिलिंग यानी कि बी बाय बी इंटू डेप्थ हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, और हॉल अपॉन में बी स्क्वेयर। अब आप यहां पर बता सकते हो कि जो आपकी ग्रोस प्रेशर इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है। गामा इंटू डी एफ, क्लियर है। अब अगर आप यहां पर बात करें ग्रोस प्रेशर इंटेंसिटी की, इसका मतलब क्या है कि सॉइल के ऊपर कितना वजन आ रहा होगा, कितना प्रेशर आ रहा होगा, ये बता रहे हो, कितना स्ट्रक्चर्स का लोड, और साथ ही साथ आपने जो सॉइल फिल कर रखी है उसका वेट वो रजिस्ट कर रही होगी। इसी को हम अगर नेट प्रेशर इंटेंसिटी में कवर अप करें, किसमें करें हम, नेट प्रेशर इंटेंसिटी में, तो नेट का मतलब होता है कि अभी कितना आ रहा है मकान बनने के बाद। आप ऐसा समझे कि आपने जब प्लॉट खरीदा है या प्लॉट है आपके पास में, जब प्लॉट है आपके पास में, एक प्लेन ग्राउंड है, यह प्लेन ग्राउंड है इस तरीके से आपके पास, यहां पर सॉइल ही सॉइल रही होगी। ओके, अब आपने इसके ऊपर मकान बना दिया तो आपका क्या हो रहा है, उस स्ट्रक्चर या उस बिल्डिंग का लोड आ रहा है। तो इस सॉइल में और सॉइल में क्या डिफरेंस रहा है कि सिर्फ मकान का लोड एक्स्ट्रा आ रहा है। ये वाला जो लोड है हमारा, ये वाला लोड तो अभी भी आ रहा है। जैसे आपने सॉइल फिलिंग कर रखा है तो आपने हॉल किया होगा, डग किया होगा, डिग किया होगा, और इस डिग के अंदर वापस आपने सॉइल फिल कर दी होगी फिटिंग के बाद। ये सॉइल तो हटाई होकर वापस फिल कर दी, तो सॉइल का वजन तो उतना ही है ना, तो वो उतना वजन तो पहले भी ले रहा था जब आपका मकान नहीं है, तब भी तो वो सॉइल का वजन यहां पर कैरी कर रहा है ना, नीचे वाली सॉइल। क्लियर है। तो अगर हम नेट प्रेशर इंटेंसिटी निकालना चाहें तो हम क्या कर देंगे, फिलिंग का वेट जो है वो हम फिलिंग प्रेशर्स इलैप्स कर देंगे। और क्यों इलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले भी आ रहा होगा या पहले भी वो बियर आउट कर रही होगी, तो उसको हम बोलने लग जाएंगे फिर नेट प्रेशर इंटेंसिटी। और यहां पर अभी हम इसको बोल देंगे ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। तो ग्रोस प्रेशर इंटेंसिटी आपकी इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट होगी। नेट प्रेशर नेट प्रेशर इंटेंसिटी, जिसको आप जैसे क्यूजी हैं यहां पर उसको आप क्यू एन से रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो जनरल लोड गॉस बी और दी सॉइल हमारा। द इंटेंसिटी ऑफ soil pressure when soil was originally subjected to structural load only, that is filling weight या filling weight pressure was not considering because because weight of filling soil was partially filled, that is pressure due to extra load on soil after construction। तो आप ग्रोस प्रेशर इंटेंसिटी किस तरीके से डिफाइन करेंगे? नेट प्रेशर, आपने W लिया है तो W अपॉन बी स्क्वायर। और इसमें भी केस लिख लेंगे आप, when backfill was डन। आप बैकफिल वाज डन और बैकफिल वाज नॉट डन, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप बेसमेंट स्ट्रक्चर बनाते हो, बेसमेंट मतलब अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हो, जैसे आप बोलते हैं ना ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे हमारे एक आध बेसमेंट बने हुए हैं, वहां पर क्या है? सोइल हटा ली और अब स्ट्रक्चर बनाया, कुएं जैसे कर लिया आपने, तो सोइल तो हटा ली ना, तो जितना वो सोइल का प्रेशर था उतना प्रेशर तो वो अभी भी फील अपने आप फ्री में कर सकती है ना, फ्री का काम बोल दो ऐसा। तो आपने जितना गड्ढा कर दिया, जितना हॉल बना दिया है, उतनी मिट्टी के बराबर जितना वेट होगा वो सोइल तो अपने आप उसको पता ही नहीं चलेगा और लोड रजिस्ट कर लेगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा वो आपका क्या कर लेगा? वो प्रेशर देगा आपको। तो आपका क्या लिख लेंगे हम? क्या अगर ये टोटल प्रेशर इतना आ रहा है, अब बैकफिल नहीं किया है तो उसका जो वेट आने वाला था वो आपने इसके अंदर से घटा दिया। when backfill was not done,
देन आप ये प्रिफर करेंगे। अब आपकी यहां से कुछ टर्म्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। क्या टर्म्स हैं? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसी को आप बोलते हैं यूबीसी, और सिंबॉलिक वे में इसका ये हमारा यूबीसी हो जाएगा या फिर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, जैसे जो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी है वो आपका लोड अभी आ रहा है जितना, जैसे आपका मकान का लोड है 100 किलो न्यूटन, तो 100 किलो न्यूटन लोड आ रहा होगा तो 100 किलो न्यूटन बराबर, सॉरी 100 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय फुटिंग एरिया कर दिया होगा। तो ये आज उस पर जितना प्रेशर आ रहा है वो आपने बता दिया। क्लियर है? अब आपने उस मकान के ऊपर एक आध स्टोरी और बना दिया तो स्टोरी का वेट बढ़ेगा हमारा, वो मान सकते हो आपकी 100 200 फिर कुछ हो गया, 200 किलोमीटर लोड आपने फिर बढ़ा दिया, इस तरीके से आपका ये वजन हो गया। क्लियर है? तो वजन बढ़ेगा, कम ज्यादा होगा, या फिर वहां से 2 स्टोरी मकान था उसको सिंगल स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया तो भी आपका लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस पर प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है? तो आपकी जो बॉडी है उस पर लोड कम ज्यादा होगा तो ये प्रेशर भी हमारा कम ज्यादा होगा। इसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी कर दें कि वो सॉइल उतना बियर कर लेंगे। इसका मतलब यही है कि आपसे कोई बंदा पूछ रहा है कि भाई साहब मुझे यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के वजन उठाकर चलवाना है तो आप कितना वजन उठा लोगे, तो आप बोल रहे हो कि मैं 100 किलो तक उठा सकता हूं, तो कभी आप 50 किलो उठाकर जा रहे हो, कभी 60 किलो, कभी 10 किलो, कभी 15 किलो, तो आप फेल होगे क्या? आप बोलोगे कि नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी सेफेस्ट साइड जा रहे हैं, आप मैक्सिमम 100 किलो तक उठा सकते हो। क्लियर है? तो आपका जो 100 किलोग्राम कैपेसिटी है वो क्या है कि मैक्सिमम है। अब 100 से जैसे ही 101 किया आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, आप गिर सकते हो या आप बोलोगे मेरे से नहीं उठेगा। तो सोइल की भी थी ऐसी कुछ कैपेसिटी होगी ना कि ये मैक्सिमम कितना ग्रोस प्रेशर आपका बियर कर सकती है, कि कभी 100 कर रहे हो, कभी 200 कर रहे हो, कभी 300 कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि मैक्सिमम वो 350 किलो न्यूटन तक का लोड बियर कर सकती है। उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी कि वो जो सॉइल है, ये जो सॉइल के नीचे का जो फाउंडेशन वाली सॉइल है वो हमारी मैक्सिमम कितना 350 किलो न्यूटन तक की प्रेशर्स को रजिस्ट कर पाएगी। उससे आगे अगर बढ़ाया तो सॉइल आपकी फेल्योर दे देगी या सॉइल हमारी फेल हो जाएगा। हम क्या बोल देंगे कि स्ट्रक्चर हमारा फेल हो गया। नहीं बोलते हैं ना, जब आप बोलते हो जैसे कि स्ट्रक्चर, कोई मकान गिर गया है, ज्यादा लोड आ गए थे तो ज्यादा लोडिंग आने के कारण वो स्ट्रक्चर फेल हो गया, तो उसी तरीके से वो सॉइल भी फेल हो सकती है हमारी, ज्यादा लोड आपने किया। तो आपकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है कि मैक्सिमम मैक्सिमम ग्रोस प्रेशर, maximum gross pressure resisting capacity of soil without failure is called your ultimate bearing capacity of soil.
क्या लिख लेंगे? द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू लोडिंग was supported by the soil. The maximum gross pressure intensity due to the loading due to the loading that the soil can support without causing failure, that can support without causing failure of soil in shear. shear मतलब कटिंग वगैरह ना हो, ऐसा ना हो कि फाउंडेशन पूरा की पूरा सॉइल के अंदर धस जाए या पंच हो जाए। इसके फेल्यूर के पहले जो मैक्सिमम कैपेसिटी आप सॉइल की बताओगे वही हमारी क्या कहलाएगी? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फेल्यूर ऑफ सॉइल इन shear is called UBC। UBC यानी कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। दैट कैन वी कैन से दैट, आप क्या कह सकते हो? तो हम कह सकते हैं कि QU इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ QG, और वो भी कौन सा? विदाउट फेल्यूर। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इज योर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि इसी को आप NUBC भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं गाइस? आप इसको NUBC भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या QNU। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आप बता दोगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मतलब सेफेस्ट साइड। तो सेफेस्ट साइड किस तरीके से? ये हमारा बैकफिल वगैरह डन हो या ना हो, तो नेट प्रेशर इंटेंसिटी को मैक्सिमम बियर करने की कैपेसिटी। क्लियर है? मतलब फिलिंग का लोड हटाने के बाद आप और कितना वजन फिल कर सकते हो मैक्सिमम, तो वो आप बता रहे हो, तो वो आपको बता रहा है। क्लियर है? जैसे आप अपने
आप जैसे बोल रहे हो कि 100 किलो वजन उठा सकता हूं मैं, और आपने बोल दिया है कि साथ में मैं 2 लीटर की बोतल या 2 किलोग्राम तक का पानी या बोतल लेकर साथ में चलता हूं पानी के, तो वो हमेशा आप खाली जाओगे तब भी चलोगे और नहीं जाओगे तब भी। क्लियर है? तो वो आपका क्या हो गया कि 2 किलोग्राम तो आप लेकर चलते ही हो, तो अब आपकी कितनी कैपेसिटी हो गई? 98 ही रही। कितनी रही आपकी? 98 ही रही ना, क्योंकि आप 2 किलोग्राम तो साथ में रखोगे सही, तो हम 98 एक्स्ट्रा दे सकते हैं। या फिर कभी आपने बोल दिया कि मैं 2 किलोग्राम की बोतल या 2 लीटर तक की बोतल आपके साथ में उठाकर चलता हूं, और कभी आपने बोल दिया कि आप एक दिन नहीं ले जा रहे हो, तो उस दिन आपका क्या हो जाएगा? 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा दे सकते हो। वो नहीं ले जा रहे वो वाला 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा, मतलब आप 98 में और क्या बढ़ा सकते हो कि 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा, क्योंकि आप ये घटा रहे हो। जैसे तो आप यहां पर भी यही बता रहे हो कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या बता रहे हो कि नेट मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर की जगह क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू द लोडिंग दैट द सॉइल कैन सपोर्ट विदाउट कॉजिंग द फेल्यूर। तो सेम हमारी वो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। सिर्फ यहां से ग्रॉस में से नेट आपको ऐड करना है। तो आप क्या लिख लोगे? द मैक्सिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी that the soil the maximum net pressure intensity that the soil can support the maximum net pressure intensity that the soil can support before fail in shear is called NUBC, net ultimate bearing capacity। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो आप यहां पर क्या बता सकते हो? QNU जो रहेगा वो मैक्सिमम ऑफ QN रहेगा। विदाउट कॉजिंग फेल्यूर। तो अगर आपसे जो आपसे एग्जाम में पूछेगा वो, या एग्जाम का जो टॉपिक आप बोल रहे हैं कि जो है वो क्या हो जाएगा? नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या बोल रहे हैं आप?
नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी हमारी, इसको जैसे आप एन सेफ बियरिंग कैपेसिटी एसबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में या इसका सिंबल जो है वो हो जाएगा क्यू नेट और एस फॉर सेफ बियरिंग। तो आप बोलेंगे कि ये क्या टर्म्स हैं, तो ये भी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कुछ नहीं है। अब हम क्या बात करें कि सेफ बियरिंग, सेफ मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम लोड आप कितना उठा सकते हो फेल्यूर के बिना, तो आप बोल रहे हो कि 100 किलोग्राम तक मैं उठा सकता हूं। बट मान लीजिए कि बीच में आप कभी बीमार वगैरह हो गए, खाना वाना नहीं दिया आपको, तो भी आप 100 किलोग्राम उठा लोगे क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं, थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी साथ में रखकर चलोगे ना। क्लियर है कि मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 100, बट ठीक है मैं कितना भी कुछ रहा कमजोर वगैरह है, खाना नहीं खाया एक आध दिन, तो भी 70 तक तो उठा ही सकता हूँ। तो अब आपने क्या बताया कि 70 किलोग्राम में मैक्सिमम उठा सकता हूँ, 100 नहीं बोल रहे हो आप, ताकि हम सेफ रहे, कभी 71 भी हो गया तो आप तुरंत फेल नहीं होगे। क्लियर है? तो आपने क्या बोल दिया है कि मैं 70 किलोग्राम तक उठा सकता। एक्चुअल में आपकी कैपेसिटी 100 है, बट आप बोल रहे हैं कि कभी कुछ वीकनेस आ गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप 70। उसी तरीके से अगर सॉइल हमारी क्या हो जाए, कभी खुदा ना खास्ता हमारी क्या हो जाए, कुछ वीक हो जाए, कुछ वीकनेस आ जाए, या फिर वीकनेस मतलब सॉइल में आपने कुछ मेजर्स वगैरह सही से नहीं किए हो, या कॉम्पेक्शन सही से नहीं किया हो, या वोइड्स आ जाए, उसमें सेचुरेशन आ जाए, तो हमारा क्या हो सकता है कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो सकती है। पर तब भी हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या निकालते हैं हम, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल कर बताएंगे। क्या बताएंगे हम? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब आपने क्या बोला है कि आप जैसे आपकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, 100 है, बट आप बता कितनी रहे हो, 70। तो आपने जैसे ये कितना बता दिया, जो फैक्टर आ जाएगा हमारा कि 10/7, यानी कि लगभग हमारा 1.44 समथिंग हमारा, जैसे या 1.43 समथिंग हमारा, हाँ 1.43 समथिंग आपका क्या रहेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा। मतलब जो भी आपका लोड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे आप बोल रहे हो कि जो सॉइल की कैपेसिटी है वो 1000 किलो न्यूटन तक का रजिस्ट कर सकती है। कितना रजिस्ट कर सकती है? 1000। तो आप 1000 नहीं बताओगे, आप कितना बताओगे, 1.43 से इसको डिवाइड कर दोगे, जो लोड आएगा वो बोलोगे कि ये तो इतना ही कर पाएगा। जैसे आप बोल रहे हो कि 100 किलोग्राम में रजिस्ट कर सकता हूं, तब आप 100 नहीं बताओगे, आपको बोलेगा कि 100 किलोग्राम के बजाय आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में बताओ, तो आप कितना बताओगे, 100। तो आपका अगेन यहाँ पर 70 ही आएगा। क्लियर? आप 70 बता रहे हो। ये 70 क्या है, विद सेफ्टी आपने कंसिडर किया है। किसके साथ में? विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब विद सेफ्टी। तो आप यहां पर अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर कर लें तो वो हमारी बन जाती है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो हम क्या लिख लेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल with factor of safety then net ultimate bearing capacity of soil with the factor of safety without causing the failure without causing the failure is called as net safe bearing capacity। आप इसका फार्मूला बनाएं कि किस तरीके से बनेगा, इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी with
फैक्टर ऑफ सेफ्टी, विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और क्यूएनयू क्या है? क्यूएनयू जो है मैक्सिमम ऑफ नेट प्रेशर इंटेंसिटी। नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या है? समथिंग W अपॉन बी स्क्वायर माइनस गामा DF व्हेन बैकफिल वाज नॉट डन। तो ये आप सेफ बियरिंग कैपेसिटी में कन्वर्ट कर दिए हो या बता रहे हो। तो फिर इसी में टर्म्स आएगी हमारी ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे QGS या QS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। QGS से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या है भाई साहब? तो सेम आपका नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी के साथ में अगर आप किसका वेट ले लें, आप अपनी बॉडी में बैकफिल का वेट भी कंसिडर कर लें। तो आप क्या लिख लेंगे? नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विद किसके साथ में? विद बैकफिल वेट प्रेशर is called as ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अगर मैथमेटिकली लिखें कितना हो जाएगा? QNU विद किसके साथ में? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गामा ऑफ सॉइल into depth of foundation। अब अगर कभी वो सेफ बियरिंग प्रेशर पूछ लें आपसे, क्या पूछ लें? सेफ बियरिंग प्रेशर, तो आपसे क्या हो जाए? वही आपकी मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी है विदाउट कॉजिंग अल्टीमेट सेटलमेंट। अल्टीमेट सेटलमेंट मतलब कि थोड़े से आप अगर हिल डुल करके भी जाओ तो आप कितना वजन उठा सकते हो। क्लियर है कि मतलब एकदम गिरो नहीं,
तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो सेटलमेंट है मिनिमम कुछ होता है, जैसे 5 mm 10 mm 15 mm तक आपकी सॉइल में थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए तो हमारा स्ट्रक्चर क्या नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। क्या हो जाएगा, बोलते हैं ना थोड़ा सा जमीन आपकी नीचे बैठ गई है, तो हल्का सा 4 mm 5 mm तक का सेटलमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं कि परमिसिबल सेटलमेंट। तो उस सेटलमेंट तक होने में मैक्सिमम कितना आप प्रेशर की इंटेंसिटी आप बियर आउट करवा सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सेफ बियरिंग प्रेशर। और नेट सेफ बियरिंग प्रेशर वो टर्म्स हो जाती है हमारी कौन सा, या अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी, इसका मैक्सिमम और उस सेफ बियरिंग प्रेशर, उन दोनों में से जो आपको मैक्सिमम दे, उन दोनों में से जो आपको वैल्यू देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अलाउबल बियरिंग प्रेशर। क्लियर है? इस तरीके से आपने सारे टॉपिक या कंसेप्ट यहां पर कवर अप कर लिए। यहां पर जैसे आपने ये गामा डी और ये कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, तो आप यहां पर लिख लेंगे ये जो गामा वगैरह आप जब पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब है यूनिट वेट ऑफ बेकफिल सॉइल। डीएफ आपने कहीं पर पढ़ा है, वो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और आपका जो बी है वो है विड्थ ऑफ बेस ऑफ फाउंडेशन। क्लियर है? आपका डीप फाउंडेशन हो, शेलो फाउंडेशन हो, कंसेप्ट आपके सेम है कैपेसिटीज के, जो आपको यहां पर यूटिलाइज करते रहना है। यहां तक क्लियर है क्या गाइस आपको? तो इनसे आपके बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सी सॉइल आपकी कहां पर यूटिलाइज और किस वे में आप करते हैं। तो जो आपका सेफ बियरिंग प्रेशर है वो क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम कितना आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वो लोड रजिस्टर कर पा रहा है। मैक्सिमम कितना नेट प्रेशर्स को वो रजिस्टर कर पा रहा है विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव सेटलमेंट। एक्सेसिव सेटलमेंट मतलब परमिसिबल लिमिट से आगे गए बिना वो मैक्सिमम कितना लोड हमारा रजिस्टर कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे कौन सा, हमारे टर्म्स सेफ बियरिंग प्रेशर। और अलाउबल बियरिंग प्रेशर्स क्या हो जाएगा कि उस सेफ बियरिंग प्रेशर्स का मैक्सिमम और इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। वो हमारी अलाउबल बियरिंग प्रेशर्स भी कभी कभी आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली मैक्सिमम ऑफ नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी और सेफ बियरिंग प्रेशर इज कॉल्ड योर अलाउबल बियरिंग प्रेशर। इस तरीके से आपकी कुछ बेसिक सा टॉपिक्स था जो बियरिंग कैपेसिटी वाला, जो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओके, योर क्लास इज ओवर। थैंक यू टू एवरीवन।